सिविल सेवा की परीक्षा में हिंदी साहित्य एक लोकप्रिय और अंकदायी विषय है। हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों के छात्र हिंदी साहित्य का चयन करते हैं, अर्थात एक वैकल्पिक विषय के रूप में 4 महीने में अधिक अंक देने वाला एकमात्र विषय हिंदी साहित्य है, जिसे आप बखूबी समझते हैं। और आज हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, प्रश्नों का गणित क्या है, शब्दों का चयन कैसा होगा, शब्द कितने लिखने हैं, प्रश्न कितने पूछे जाते हैं। यानी विस्तृत परिचर्चा होगी हिंदी साहित्य सेकंड पेपर, जिसमें छात्रों को थोड़ी बहुत समस्या होती है। आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो प्रश्न पत्र है वो 500 अंक का होता है और 500 अंक का प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित होता है। यानी प्रथम पत्र 250 अंकों का और सेकंड पेपर यानी द्वितीय पत्र 250 अंकों का। तो आज सेकंड पत्र जो 250 अंक का है, 250 मार्क्स के जो सेकंड पेपर है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। पूरा जो हिंदी साहित्य है वो 500 अंक का है और उसमें न्यूनतम 300 अंक तो आना ही चाहिए। अगर 280 से कम अंक लाते हैं, 280 से कम अंक लाते हैं, तो निश्चित रूप से ये समस्या, यानी मेरा जो अपना अनुभव है उसमें 280 से कम अंक लाना एक तरह का गुनाह है। तो कम से कम आप 280 ये मिनिमम होना चाहिए। यानी 300, 310, 340 तक ये सब अंक आपको अच्छे अंक माने जाते हैं और अधिकतम आप कुछ भी ला सकते हैं। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे सेकंड पेपर में जो 250 अंक है, इस 250 अंकों को कैसे पढ़ा जाए। तो हिंदी साहित्य सेकंड पेपर 2 खंड में होता है, पद्य खंड और गद्य खंड। पद्य खंड में 12 कवि पढ़ने होते हैं और गद्य खंड में 4 उपन्यास, 3 नाटक, 2 कहानी संग्रह, 2 निबंध संग्रह। नाम से आप परिचित होंगे, वैसे आप जान लीजिए कि गद्य खंड में जो 4 उपन्यास पढ़ने हैं उसमें जो मुख्य 4 हैं, गोदान, मैला आंचल, दिव्या और महाभोज। ठीक उसी तरह से 3 नाटक पढ़ना है, भारत दुर्दशा, स्कंदगुप्त और आषाढ़ का एक दिन। इसके बाद 2 कहानी संग्रह पढ़ना है, एक है प्रेम मंजूषा और दूसरा है एक दुनिया समानांतर। और 2 निबंध संग्रह पढ़ना है, उसमें आप जानते हैं कि चिंतामणि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है, उसके 2 निबंध और एक और पुस्तक है निबंध निलय, जिसका संपादन किया है डॉक्टर सत्येंद्र ने। तो इस तरह से गद्य रचनाएं कितनी हो गई? 11। ये 11 गद्य रचनाएं, 11 रचना, 11 रचनाओं को एक बार पढ़ लेंगे हम लोग। और जो 12 कवि हैं ये कौन कौन हैं, तो इनका भी नाम जानिए। कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, उसके बाद प्रीतिकाल के कवि बिहारी, यानी मध्यकाल के 5 कवि और आधुनिक काल के 7 कवि। आधुनिक काल के 7 कवियों में सबसे पहले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, दूसरे जयशंकर प्रसाद, तीसरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथे कवि हैं दिनकर, 5वें हैं नागार्जुन और 6ठे हैं अज्ञेय और 7वें हैं मुक्तिबोध। तो इस तरह से कुल 12 कवि पढ़ने हैं और गद्य खंड में 11 रचनाएं, 11 रचनाओं में 4 उपन्यास, 3 नाटक, 2 कहानी संग्रह और 2 निबंध संग्रह। तो इस तरह से जो 12 कवि हैं और 11 रचनाएं, अब इसको पढ़ना कैसे, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पढ़ना कैसे, अध्ययन कैसे करें। देखने में कई सारी रचनाएं, जैसे 12 कवि और 11 रचनाएं, अभी पढ़ने में कितना आसान है उसको देखेंगे। तो अध्ययन कैसे करें? सबसे पहले अगर मान लिया कि आप गद्य रचनाओं से प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न कम से कम 10 वर्ष, 10 वर्ष के कम से कम। यानी सबसे पहले आपको कहाँ पे नज़र डालनी चाहिए? क्वेश्चन बैंक पर।
मान लिया कि आप गोदान पढ़ते हैं, तो गोदान में सबसे पहले आपको क्या जानना चाहिए? सबसे पहले प्रश्न को जानिए कि प्रश्न क्या पूछे गए हैं। तो एक बार सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ लेंगे। प्रश्न पढ़ने पर आपको ये पता चलेगा कि कुछ प्रश्न व्याख्या में पूछे गए हैं और कुछ प्रश्न आपको यानी व्याख्या से जो इतर प्रश्न होते हैं, अलग प्रश्न होते हैं, वो पूछे गए हैं। क्वेश्चन बैंक यहाँ से दिया जाता है, तो क्वेश्चन बैंक में टॉपिक आधारित आप प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले आपने प्रश्न पढ़ लिया, फिर इसके बाद दूसरा जो प्रोसेस है, ठीक उसी तरह से गद्य खंड में भी, पद्य खंड में भी, यानी सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद मूल पाठ। मूल पाठ का मान लिया आपने गोदान पढ़ा है, तो मूल पाठ का हम लोगों ने पहले 10 पेज पढ़ लिया। 10 पेज पढ़ने के बाद दोबारा फिर प्रश्नों को पढ़ेंगे। मूल पाठ का आपने अगर 10 पेज पढ़ा, तो 10 पेज पढ़ने के बाद कुछ समझ में आई कहानी, मान लिया आपने होरी, धनिया, गोबर का परिचय पढ़ते हुए थोड़ी कहानी और आगे बढ़ी, तो फिर उसके बाद दोबारा फिर प्रश्नों को पढ़िए। यानी पहला स्टेप क्या है? प्रश्नों को देखना। दूसरा स्टेप है मूल पाठ पर जाना, और मूल पाठ का 10 ही पेज पढ़ा है, उसके बाद पुनः प्रश्नों पर जाना। और प्रश्नों को पढ़ते हुए आपको ये महसूस होगा कि हमने कुछ प्रश्न पढ़े थे व्याख्या में, और वो व्याख्या के प्रश्न तो हमारे इसी 10 पेज में आ गए हैं, तो उसको अंडरलाइन करें और थोड़ी समझ में आने लगेगी कि आखिर हमको किस दिशा में और किस तरह से प्रश्नों को यानी इस पुस्तक को पढ़ना है। तो गोदान पढ़ने के लिए सबसे पहले आपने प्रश्नों को देखा, फिर थोड़ा मूल पाठ देखा, तीसरा स्टेप पुनः प्रश्न देखना, चौथा स्टेप उसके बाद मूल पाठ को आगे पढ़ना। और इस तरह से करते करते यानी आप मूल पाठ पुनः आप कम से कम 30 पेज पढ़ जाएं, और इस तरह से फिर प्रश्न को देखें, पुनः प्रश्न को देखें, और ये क्रम दोहराते जाएं। और फिर इसके बाद जब आप अंत में पूरा पाठ पढ़ लेते हैं, तो आपने कई जगह अंडर नोट किया है कि कौन से प्रश्न व्याख्या के लिए हैं और कौन से प्रश्न मुख्य जो प्रश्न हैं उससे पूछे गए हैं। इसी तरह से कवियों को भी हम लोग देखेंगे, पहले प्रश्न को देख लिया, फिर कविता को और उसके सरल अर्थ को देखेंगे। तो ये प्रश्न पढ़ने का, अध्ययन करने का तरीका है। अब जरा देखें कि हम लोग द्वितीय पत्र में कितने प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों को हम लोग लिखेंगे कैसे। तो खंड क में 4 प्रश्न होते हैं और खंड ख में भी 4 प्रश्न होते हैं। ये क्रम संख्या है, यानी प्रश्न संख्या। प्रश्न 1, 2, 3, 4 ये खंड क में यानी कविता खंड से, और खंड ख में 5, 6, 7, 8 गद्य खंड से। अब आप देखते हैं अपना क्वेश्चन बैंक जरा देखेंगे। मान लिया आपने पिछले साल के प्रश्न को जरा देखिए, तो उसमें ये होगा कि इसमें पहला जो प्रश्न है उसके 5 भाग हैं, और ये पहला प्रश्न किसका होता है? व्याख्या का। सेकेंड पेपर हिंदी साहित्य में पहला प्रश्न जो है वो व्याख्या का होता है, और व्याख्या कितने हैं? 5, और 5 व्याख्या, प्रत्येक व्याख्या कितनी है? 10 अंक की। तो 10 × 5 यानी 50 अंक की व्याख्या पूछी जाती है। 10 अंक की एक व्याख्या, और पहले प्रश्न में 5 सबहेड हैं यानी सब टॉपिक हैं, तो ये 5 प्रश्न 50 अंक। ठीक उसी तरह से 5वां जो प्रश्न है ये गद्य खंड से संबंधित है, और ये भी व्याख्या से संबंधित है, और व्याख्या के भी 5 भाग, यानी आपको पहला और 5वां दोनों मिला करके कुल कितनी व्याख्या हो गई? 10 व्याख्या हो गई। और पहली जो व्याख्या है उसमें 12 कवियों से पूछा जाता है, और जो 5वें प्रश्न में व्याख्या है वो गद्य खंड से, इन सभी से हो सकता है, 4 उपन्यास से, 3 नाटक से, 2 कहानी संग्रह से, 2 निबंध संग्रह से। तो जो व्याख्या का प्रश्न है उसमें आपको सभी मूल पाठों की जानकारी होनी चाहिए, और प्रश्नकर्ता ये सोचते हैं कि हम चारों भाग से यानी उपन्यास, नाटक, कहानी और निबंध से ये व्याख्या के प्रश्न दें एक एक, और
यहाँ पर जो 12 कवि हैं उसमें 12 कवियों से जो 5 मध्यकाल के कवि हैं और 7 आधुनिक काल के कवि, और आधुनिक काल के कवियों को 2 भाग में बांट लें, छायावाद के कवि और छायावादोत्तर कवि। तो उनमें से भी व्याख्या, यानी प्रश्नकर्ता ये सोचते हैं कि अगर मध्यकाल से हमने 2 दिया है तो एक व्याख्या छायावाद के रचनाकारों से दें या उसके पहले से, या फिर उसके बाद एक व्याख्या छायावादोत्तर रचनाकार से। तो इस तरह से 5 व्याख्या। 10 अंक की व्याख्या में 7 से 8 मिनट एक व्याख्या का समय है। एक व्याख्या लिखने में 7 से 8 मिनट, तथा इसके लिए जो शब्द हैं वो 150 शब्द लगने चाहिए। 150 शब्द, यानी आप एक 10 अंक की व्याख्या लिखने में 7 से 8 मिनट का समय लगना है, और इसमें शब्दों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 150 शब्द। अब इसमें जरा दूसरे प्रश्न को देखें। दूसरे प्रश्न के 3 भाग होते हैं, और 3 भाग में जो प्रश्नों का डिवीजन है वो है 20 अंक का एक प्रश्न होगा, 15 अंक का होगा और फिर 15 अंक का होगा। इसी तरह से जो तीसरा प्रश्न है इसके भी 3 भाग होंगे, 20 अंक, 15 अंक और 15 अंक। चौथा जो प्रश्न है इसके भी 3 भाग होंगे, 20, 15, 15, यानी प्रत्येक प्रश्न ये 50 अंक का होता है। इस तरह से खंड क में जो 4 प्रश्न हैं ये 50-50 अंक के हैं, और खंड ख में भी जो खंड ख में 5वां जो प्रश्न है जो व्याख्या का है ये भी 10 अंक का होता है, और इंटू 5 व्याख्या पूछी गई, एक व्याख्या 10 अंक की यानी 50 अंक। इसी तरह से छठा प्रश्न 3 भाग में 20, 15 और 15। 7वां प्रश्न भी 3 भाग में 20, 15 और 15, और 8वां प्रश्न भी 3 भाग में 20, 15 और 15। कुल प्रश्नों की संख्या हो गई, कुल प्रश्न पहला और 5वां 5-5 क्वेश्चन यानी 10, और इसके बाद 9 प्रश्न यहाँ और 9 प्रश्न ये, यानी 18 और 10 कुल 28 प्रश्न हो गए। कुल 28 प्रश्न दिए गए हैं पेपर में। अब आपको लिखना कितना है? जो आपको लिखना है उसमें ध्यान देना है कि पहला और 5वां ये 2 प्रश्न अनिवार्य, यानी खंड क से पहला जो प्रश्न है व्याख्या का जो कविता से है, और खंड ख से जो 5वां प्रश्न है वो भी व्याख्या का है, ये दोनों अनिवार्य हैं, यानी 10 व्याख्या लिखना अनिवार्य है। अब इसके बाद आपको 3 और प्रश्न लिखना है, तो 3 और प्रश्नों में 2, 3, 4 से एक प्रश्न और 6, 7, 8 से एक प्रश्न, ये तो अनिवार्य है। यानी यहाँ से आप 2 यदि करते हैं तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा? एक प्रश्न करना पड़ेगा, यानी कुल 5 प्रश्न है जिसमें से 2 तो अनिवार्य हैं, 3 और लिखने हैं। तो अगर यहाँ से 2, 3, 4 से यदि 2 प्रश्न यदि करते हैं आप, तो यहाँ से कितना करना है? एक प्रश्न करना है। और यहाँ से अगर 2 प्रश्न करते हैं, गद्य खंड से 2 प्रश्न करते हैं, तो यहाँ से एक प्रश्न करना है। अर्थात पहला और 5वां अनिवार्य प्रश्न है, और बाकी जो खंड हैं दोनों खंडों से एक एक प्रश्न करते हुए बाकी 3 प्रश्न करने हैं। तो इस तरह से कुल 5 प्रश्न, और 5 प्रश्नों यानी प्रत्येक प्रश्न 50 अंक का, 5 प्रश्न लिखने हैं, और 5 प्रश्नों का कुल अंक कितना हो गया? 250 अंक। अब इसमें ध्यान क्या देना है? ध्यान देना है कि व्याख्या पर जिसकी पकड़ नहीं है तो उसके कम अंक आएंगे, और दूसरा ध्यान ये देना है कि गद्य की तुलना में कविता थोड़ी आसान होती है। इसलिए मेरा जो अपना अनुभव है, विगत 15 वर्षों का जो अध्यापन का अनुभव है, उस अध्यापन के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कविता खंड से प्रश्न लिखना तुलनात्मक रूप से आसान होता है। तो 2 प्रश्न यहाँ से लिखें। ठीक उसी तरह से आपको बताया गया है कि प्रश्न पत्र 1 में भाषा विज्ञान से आप 2 प्रश्न लिखें, क्योंकि भाषा विज्ञान आसान होता है। और यहाँ सेकंड पेपर में भी खंड क से 2 प्रश्न
और जो पहला प्रश्न अनिवार्य, यानी 3 प्रश्न लिखेंगे कविता खंड से, और गद्य खंड से ये 5वां व्याख्या के लिए। अब ये जो 3 प्रश्न हुए, इन 3 प्रश्नों में कोई एक प्रश्न लिखना है। अगर वैसे प्रश्न मिल जाते हैं तो जैसे अगर हो जाए कि ये तीनों प्रश्न नाटक से हों, ऐसे हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो नाटक से प्रश्न उत्तर लिखना ज़्यादा आसान है। यानी अगर इनमें अगर आप देखेंगे तो आसान क्या पड़ेगा, नाटक अधिक आसान होगा, फिर उसके बाद कहानी ये आसान होगा, फिर इसके बाद उपन्यास, और फिर इसके बाद निबंध। तो नाटक सरल होते हैं, 3 आपके कोर्स में नाटक है जो काफ़ी सरल नाटक है। तो ये प्रश्नों का डिवीज़न है, यानी कुल 28 प्रश्न, और 28 प्रश्न में आपको लिखना कितना है, 5 कविता की व्याख्या, 5 गद्य की व्याख्या 10, और 2 प्रश्न अगर यहाँ से करते हैं तो 6 प्रश्न, 10 16, और 3 यहाँ से करते हैं खंड के आधार पर, यानी कुल 19 प्रश्न लिखने हैं। 28 प्रश्नों में कितने लिखने हैं, 19। लेकिन ध्यान रखा जाना चाहिए कि पहला और 5वां अनिवार्य है, तथा किसी भी प्रश्न का ये तीनों खंड लिखना है। ऐसा आप नहीं कर सकते कि इसका एक लिख लिया, इसका एक लिख लिया और इसका एक लिख लिया, इस तरह से नहीं लिखना है। यानी एक जो पूर्ण प्रश्न है, मान लिया कोई व्यक्ति दूसरा प्रश्न अटेम्प्ट करता है तो दूसरा का तीनों खंड लिखना है। यानी इस तरह से कुल 19 प्रश्न लिखने हैं, और दिए कितने रहते हैं, 28 प्रश्न। पहला और 5वां अनिवार्य होता है, इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को ये चाहिए कि वो मूल रचना को अच्छी तरह से पढ़े और ये समझे कि कौन सी व्याख्या कहाँ से पूछी गई। वैसे भी प्रश्नों को देखते देखते आप ये समझ लेते हैं कि व्याख्या का आधार कहाँ से है, और एक बार मूल पाठ यहाँ पढ़ाया भी जाता है तो मूल पाठ पढ़ने के बाद आप चीज़ों को समझ लेते हैं और आपके लिए कोई चुनौती नहीं रहती। और हमारे यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वे व्याख्या में तो निश्चित रूप से गलत नहीं करते, और व्याख्या लिखना भी उनके लिए आसान होता है। प्रश्नों का जो गणित है जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, उसमें आपने देखा कि 3 तरह के प्रश्न आते हैं, 3 तरह के प्रश्न हैं, और इस प्रश्नों में शब्द प्रबंधन क्या होना चाहिए इसकी चर्चा करेंगे। 3 तरह के प्रश्न कौन कौन है। पहला है 10 अंक का प्रश्न जो व्याख्या का है, और 10 अंक के प्रश्नों में समय कितना लगना चाहिए, समय का जो प्रबंधन है वो 7 से 8 मिनट लगना चाहिए, 7 से 8 मिनट। और इसको कितने में लिखना है, 150 शब्दों में लिखना है, 150 शब्द। यानी एक व्याख्या 7 से 8 मिनट और कितने शब्दों में, 150 शब्दों में इसको लिखना है। और आप जानते हैं कि जो पहला ये व्याख्या का प्रश्न है वो कितने होते हैं, 10 प्रश्न होते हैं, 10 प्रश्न होते हैं। तो 10 प्रश्न, एक प्रश्न 7 से 8 मिनट में और 150 शब्दों में लिखना है। यानी करीब करीब ये शब्दों की संख्या हो गई 1500 शब्द। और आप ये भी जानते हैं कि सिविल सेवा में प्रश्न पत्र के साथ ही उसका स्पेस दिया रहता है जहां आप लिखते हैं। तो निर्धारित स्पेस में, निर्धारित जगह पर अच्छी हैंडराइटिंग में वर्तनी की शुद्धता के साथ आपको लिखना है। 1500 शब्द, 10 प्रश्न, 10 अंक के। और दूसरा जो प्रश्न है वो 20 अंक का प्रश्न है, और 20 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 प्रश्न जो आपको लिखने हैं। 20 अंक के 3 प्रश्न लिखने हैं। 20 अंक के प्रश्नों को आप कितने शब्दों में लिखेंगे, तो 250 शब्द में। एक प्रश्न कितने में लिखना है, 250 शब्दों में। और समय कितना लगना चाहिए, 14 से 15 मिनट, 14 से 15 मिनट। समय का प्रबंधन बहुत जरूरी है। अगर समय का प्रबंधन नहीं करेंगे तो प्रश्न पत्र जानते हुए भी आपसे छूट जाएगा, और जानते हुए प्रश्न पत्र का छूट जाना काफ़ी पीड़ादायक होता है। तो निश्चित रूप से समय का प्रबंधन जरूरी है। और आपने देखा कि 10 अंक के प्रश्न 10 होते हैं,
7 से 8 मिनट में लिखने हैं। 20 अंक के प्रश्न 3 होते हैं, जिसको आपको एक प्रश्न को 250 शब्दों में लिखना है, और आपके पास समय कितना है, 14 से 15 मिनट। अगर किसी विद्यार्थी ने 20 मिनट लगा लिया तो इसका मतलब है कि वो कहीं न कहीं 5 मिनट को उसने लूज किया है, यानी दूसरे प्रश्न उसके छूटेंगे। ठीक उसी तरह से तीसरे तरह का जो प्रश्न होता है वो 15 अंक का होता है, और 15 अंक का जो प्रश्न है वो 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 6 प्रश्न लिखने होते हैं। और 15 अंक का जो 6 प्रश्न है, इसमें एक प्रश्न को लिखने में 200 शब्द लगने चाहिए, एक प्रश्न को लिखने में 200 शब्द। और समय कितना लगना चाहिए, समय लगना चाहिए 10 से 11 मिनट, 10 से 11 मिनट। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 3 प्रकार के प्रश्न हैं, 10 अंक के, 20 अंक के और 15 अंक के। सेकंड पेपर में 10 अंक की 10 व्याख्या रहती है, और 20 अंक वाले प्रश्न और 15 अंक वाले प्रश्न 6, यानी कुल प्रश्नों की संख्या 19 प्रश्न होते हैं। 3 घंटे का समय होता है, और लगभग 3000 से लेकर के 3500 शब्द आपको लिखने हैं। यानी कुल अगर एक भी प्रश्न आप नहीं छोड़ते हैं तो आपकी स्पीड, आपकी गति 3 घंटे में कितने शब्द हैं, 3500 शब्द। 3000 से अधिक शब्द आपको लिखने हैं 3500 के बीच। तो इस तरह से समय का प्रबंधन और शब्दों का प्रबंधन जरूरी है, जिसके लिए टेस्ट की व्यवस्था होती है। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रबंधन के लिए टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप टेस्ट नहीं दे पाते तो जानते हुए भी आपसे पूरी तरह से आप बेहतर उत्तर नहीं लिख सकते। इसके लिए आपने देखा होगा कि हमने कई लोगों के टेस्ट की कॉपी, जिन्होंने बहुत अच्छे अंक लाए हैं, जो आईएएस, आईपीएस और आईआरएस बने हैं, उनकी टेस्ट कॉपी को दिया जाता है यहाँ से। जैसे उदाहरण के लिए आरती सिंह ने टेस्ट दिया था, और आप जानते हैं कि आरती सिंह जी आईपीएस बनी और इनके 310 अंक थे। इनकी कॉपी यहाँ पर उपलब्ध है और आप इसको देख सकते हैं। ठीक उसी तरह से 305 अंक लाए प्रमोद कुमार जी, और उनकी कॉपी भी उपलब्ध है कि वो किस तरह से टेस्ट लिखते हैं, कितना समय लगाते हैं, क्या कमियां होती हैं, कौन सी गलतियां होती हैं, और इन गलतियों का निवारण, इन गलतियों में सुधार कैसे संभव है। ठीक उसी तरह से 43rd रैंक लाने वाले पवन अग्रवाल जी, उनकी कॉपी भी उपलब्ध है। 289 अंक लाया हिमांशु त्रिपाठी ने, उनकी कॉपी उपलब्ध है। 292 अंक लाया संघप्रिय ने, आईएएस हैं, 92 रैंक लाए, उनकी कॉपी उपलब्ध है। और इसी तरह से निबंध की कॉपियां भी उपलब्ध हैं। किन विद्यार्थियों ने 250 अंकों में 150 अंक से अधिक अंक लाए, यानी अधिक अंक लाना प्रबंधन की मांग करता है, और ये प्रबंधन शब्द का भी है, समय का भी है, श्रम का भी है, और आपके मानव संसाधन का भी है। 12 कवियों का जो पाठ्यक्रम है उसको जान लीजिए कि 12 कवि कौन कौन हैं। तो आप समझिए भक्ति आंदोलन, भक्ति काल जिसको कहते हैं, और भक्ति काल का समय है 1350 से 1650 ईस्वी। और यहाँ के 4 कवि आपके कोर्स में हैं, कबीर, जायसी, सूरदास और तुलसीदास। तो भक्ति आंदोलन के 4 कवि कोर्स में हैं, कबीर, जायसी, सूरदास और तुलसीदास। कबीर के 100 पद, 100 दोहे पढ़ने हैं, और ये दोहे संपादित और संकलित हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित और संकलित हैं 100 दोहे। ये 100 दोहे विभाजित हैं गुरुदेव कुंवंग, सुमिरन कुंवंग और विरह कुंवंग, 3 भागों में विभाजित हैं। अब इसमें से जो मुख्य 50 दोहे हैं उसकी जानकारी यहाँ दी जाएगी, यानी पूरे 100 दोहों को एक बार तो पढ़ना ही है, लेकिन उसमें से जो मुख्य 50 दोहे हैं उसको आप देख लीजिए। और याद कितना रखना है, याद रखना है 10 दोहे, जिसमें से 10 दोहे पढ़ते पढ़ते ही आपको याद हो जाएंगे।
और कबीर के बारे में प्राथमिक जानकारी समझनी है। कबीर आप जानते हैं कि निर्गुण ज्ञानाश्रय धारा के संत हैं और भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रतिनिधि रचनाकार हैं। जायसी, सूफी कवि जायसी, और इनकी रचना का नाम, जायसी का समय है 1464 से 1542 और इनकी रचना है 1540 में पद्मावत। आपको जानना चाहिए कि पद्मावत 58 खंड में है और जिसमें से 2 खंड ही पढ़ना है और वो है सिंघल द्वीप खंड और नागमती वियोग खंड। यानी 58 खंडों में मात्र 2 खंड पढ़ना है, सिंघल द्वीप खंड और नागमती वियोग खंड। और तीसरे जो कवि हैं उनका नाम है सूरदास और सूरदास का समय है आगरा मथुरा के बीच रहने वाले 1478 से 1583। ये सूरदास का समय है और इनमें भ्रमर गीत सार पढ़ना है। भ्रमर गीत सार में उधो गोपी संवाद और इसके संकलन करता, इस पुस्तक के संकलन करता है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इसमें से आपको 100 पद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा संपादित 100 पद सूरदास उधो गोपी संवाद से आपको पढ़ना है। तुलसीदास का समय है 1532 से 1623 और इनकी रचना रामचरितमानस का 5वां कांड सुंदरकांड आपके कोर्स में है और दूसरी रचना है कवितावली का उत्तर कांड आपके कोर्स में। तो भक्ति आंदोलन के 4 कवियों की जो विस्तृत परिचर्चा है वो अलग वीडियो में दी जाएगी। उसके बाद रीतिकाल, और रीतिकाल के कवि हैं बिहारी और बिहारी का समय है 1600 से 1666। तो बिहारी के भी 100 दोहे आपके कोर्स में है जिनका संपादन और संकलन किया है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। तो ये 5 कवि मध्यकाल के हैं। जो 7 कवि आधुनिक काल के हैं उनमें सबसे पहले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त और इनकी रचना का नाम है भारत भारती की रचना 1912-13 में हुई है। द्विवेदी युग यानी नवजागरण का जो 3rd फेज है उस समय की रचना है। उसके बाद जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी आपके कोर्स में है और कामायनी के 2 सर्ग, चिंता सर्ग और श्रद्धा सर्ग, कुल 15 सर्ग हैं जिसमें से मात्र 2 सर्ग पढ़ना है, चिंता और श्रद्धा सर्ग, यानी पहला और तीसरा सर्ग। इसके बाद निराला हैं कवि छायावाद के, पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 रचनाएं आपके कोर्स में हैं। वो है राम की शक्ति पूजा 1936 में रचित है। आधुनिक राम को दिखाती हुई आधुनिक राम किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन और कुछ सार्वभौम समस्याओं के साथ शक्ति का संधान कर रहे हैं और अंततः विजयी होते हैं, इस पर आधारित रचना है। और दूसरी रचना निराला की है कुकुरमुत्ता, जो प्रगतिवाद के समय की रचना है। इसके बाद छायावादोत्तर रचनाकारों में रामधारी सिंह दिनकर, जिनको राष्ट्र कवि का दर्जा मिला, और इनकी रचना कुरुक्षेत्र जो 1945 में 1945 में रचित है। इसके बाद आपके कोर्स में नागार्जुन है। नागार्जुन की 3 रचनाएं हैं, बादल को घिरते देखा है, हरिजन गाथा और अकाल और उसके बाद। ये हम लोग पढ़ेंगे इन रचनाओं को, यहाँ कक्षाओं में इसको पढ़ करके इसका अर्थ भी बताया जाता है। इसके बाद कवि है मुक्तिबोध, और मुक्तिबोध की जो रचना का नाम है वो है चांद का मुंह टेढ़ा है, और इसमें संकलित 28 कविताओं में एक कविता आपके कोर्स में है जिसका नाम है ब्रह्मराक्षस, और ये रचना 1964 की है, 1964 की है। एक और कवि और वे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ, और इनकी रचना है असाध्य वीणा, और असाध्य वीणा का समय है असाध्य वीणा, और इसका समय है 1961 में रचित है, और काव्य संकलन का नाम है आंगन के पार द्वार। तो इस तरह से 12 कवि आपके कोर्स में हैं। नाम निश्चित रूप से याद हो गया होगा, याद हो जाएगा। 12 कवि कौन कौन? 5 मध्यकाल के, कबीर, जायसी, सूरदास और तुलसीदास एवं बिहारी, और 7 आधुनिक काल के, मैथिली शरण गुप्त,
जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन जिनका नाम था वैद्यनाथ मिश्र, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन तथा गजानन माधव मुक्तिबोध। आपके मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर कौन सी पुस्तक को पढ़ें। तो हमेशा क्या पढ़ना है? मूल पुस्तक को पढ़ना है, मूल पुस्तक। यानी आपको समीक्षा की किताबें अभी नहीं पढ़ने हैं, आप पहले मूल पुस्तक पढ़ें। यानी सबसे पहले प्रश्न बैंक यानी क्वेश्चन बैंक को देखना है कि उस टॉपिक से क्या पूछे गए, फिर उसके बाद संबंधित मूल पुस्तकों को पढ़ना है। जैसे मान लिया कि अगर उपन्यास को हम लोग देखते हैं तो उपन्यास में गोदान 1936 की रचना और कथा सम्राट प्रेमचंद की रचना, तो इस मूल पुस्तक को देखिए, उसको खरीदिए और उसको प्रश्न बैंक की तरह, यानी पहले क्वेश्चन देखना है, फिर उसका मूल पाठ पढ़ना है, फिर क्वेश्चन देखना है, फिर मूल पाठ पढ़ना है। तो इस तरह से करते हुए, और फिर उसके बाद दूसरी किताब है दिव्या, 1945 की रचना है और ये रचना यशपाल की है। यशपाल जी की रचना, ये रचना प्रेमचंद की है। और तीसरी जो किताब है वो है मैला आंचल, 1954 आज़ादी के बाद की रचना है उपन्यास। और इसके जो रचनाकार हैं यानी उपन्यासकार हैं, कथाकार हैं रेणु, पूरा नाम है इनका फणीश्वर नाथ रेणु। तो आपके कोर्स में 4 उपन्यास और चौथे रचनाकार हैं मन्नू भंडारी, जिनकी रचना है महाभोज 1979, मन्नू भंडारी। तो इस तरह से 4 उपन्यास और उसकी मूल पुस्तक आपको पढ़ना है क्रम से। ठीक उसी तरह से नाटक, नाटक में 3 पढ़ने हैं आपको, और भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक बहुत ही सरल नाटक है, आपको समय लग जाना चाहिए, 1-2 घंटे में आप पढ़ लेंगे। दूसरा नाटक है स्कंदगुप्त, 1928 की रचना, 1928 की रचना है स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद नाटककार के रूप में और कवि के रूप में, दोनों रूपों में आपके कोर्स में है। कवि रूप में कामायनी आपको पढ़ना है और स्कंदगुप्त नाटक के रूप में। और तीसरा नाटक है आषाढ़ का एक दिन, 1958, और रचनाकार है मोहन राकेश। बहुत ही अच्छा नाटक और आधुनिक नाटक के रूप में चर्चित मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन 1958। तो ये 3 नाटक, 4 उपन्यास और 2 कहानी संग्रह क्या पढ़ना है? तो कहानी संग्रह में आपको पढ़ना है प्रेम मंजूषा, तो ये खरीद लीजिए प्रेम मंजूषा, प्रेमचंद द्वारा रचित कहानियां। और इसके बाद एक दुनिया समानांतर, एक दुनिया समानांतर डॉक्टर राजेंद्र यादव द्वारा रचित कुछ कहानियां, और स्वयं राजेंद्र यादव जी की भी कहानी उसमें लगी हुई है। इसकी भूमिका थोड़ी लंबी है तो थोड़े धैर्य से आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद है निबंध, निबंध में एक किताब जो निबंध निलय, इसको लेना है, निबंध निलय डॉक्टर सत्येंद्र की किताब है और निबंधों का संग्रह है, तो इसको आप अंडरलाइन करते हुए पढ़ें। और एक और पुस्तक है चिंतामणि, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है, उसके 2 निबंध आपके कोर्स में है, कविता क्या है और श्रद्धा और भक्ति। तो इस तरह से ये खंड ख है गद्य खंड, पद्य खंड में 12 कवि, 12 कवियों में कविताओं को रटना नहीं है। पढ़ते पढ़ते कविताएं सहज रूप से एक प्रश्न में 2 या 3 उदाहरण के रूप में दिए जाते हैं, उनको पढ़ना है। और सारी कविताओं को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लिया भारत भारती आप पढ़ रहे हैं या कुरुक्षेत्र आप पढ़ रहे हैं, तो असाध वीणा पढ़ रहे हैं, तो उसमें से मुख्य जो इम्पोर्टेंट हैं लाइंस, जो व्याख्या के लिए जरूरी है और जो कंसेप्ट के लिए जरूरी है, वो अंडरलाइन करके यहाँ से आपको दे दिया जाता है कि आप मात्र उतना ही पढ़ें और एक अच्छी समझ बना सकते हैं। तो इस तरह से द्वितीय प्रश्न पत्र में जो 12 कवि हैं, 4 उपन्यास हैं, 3 नाटक हैं,
2 कहानी संग्रह हैं और 2 निबंध संग्रह हैं। इन सभी की जानकारी, प्राथमिक जानकारी आपको दी गई है। इसकी विस्तृत जानकारी अगले वीडियो में आपको दी जाएगी।